हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन 24/7 में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, उसकी परिभाषा, भेद और उसके उदाहरण। तो आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा, फिर उसके उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे, उसके कितने भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करेंगे दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको सर्वनाम अच्छे से और आसानी से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं सर्वनाम का अर्थ थोड़ा सा। सर्व का मतलब होता है दोस्तों सभी, और नाम का मतलब होता है नाम वाले शब्द, मतलब सभी नाम वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम का अर्थ हुआ है दोस्तों। अब परिभाषा देख लेते हैं हम सब। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। तो उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि कैसे संज्ञा के स्थान पर कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जैसा कि उदाहरण देख पा रहे हैं आप सब यहाँ पर। और उसके पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि यदि पूछे कि हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं दोस्तों, तो आप बोलेंगे 11 होते हैं। ये आप गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपका पेट एग्ज़ाम आ रहा है, पिछले वर्षों में भी जितने एग्ज़ाम हुए हैं ये क्वेश्चन बना है दोस्तों सर्वनाम से, क्योंकि ये मस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब इसको ज़रूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि हिंदी में अगर सर्वनामों की संख्या पूछे तो आप 11 बताएंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि। इतने हमारे सर्वनाम हो गए दोस्तों। तो कितने हो गए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने अभी कहा कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या पूछे तो आप 11 बताएंगे दोस्तों, और ये 11 सर्वनाम आपके हैं। अगर इतना आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, तो और कहीं से भी कोई सर्वनाम नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। सब सर्वनाम यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हम सब अभी परिभाषा देख चुके हैं, उदाहरण देख चुके हैं, और सर्वनाम कौन कौन से होते हैं ये देख चुके हैं दोस्तों। तो हम थोड़ा सा एक वाक्य प्रयोग करके देखते हैं कि कैसे संज्ञा के स्थान पर कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इससे आपको और ही आसान से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वाक्य प्रयोग। जैसा कि दिख रहा है आप सबको कि यहाँ लिखा है राम। राम दोस्तों नाम हो गया। आप सब इसके पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण क्या होते हैं, वाक्य प्रयोग क्या होते हैं। जो जो नहीं देखा है वो हमारे पहले वीडियो को देख ले दोस्तों, जिससे कि चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी और आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। नाम हमारा संज्ञा हो गया दोस्तों। नाम जो भी होता है वो हमारा संज्ञा कहलाता है। और मान लीजिए इसी संज्ञा को लेकर हम एक वाक्य बनाते हैं, और वो वाक्य होगा दोस्तों राम घर गया। तो ये हमारा क्या होगा, एक वाक्य हो गया। हमने संज्ञा का यहाँ प्रयोग किया। अब यहाँ पर हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने एक वाक्य बनाया था राम घर गया। तो यहाँ पर हम राम, राम हमारा संज्ञा है, तो इस संज्ञा को हटा करके हम इसको सर्वनाम को लगा देंगे, वह लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे वह घर गया, ठीक है, हम घर गए, वे घर गए, ये सब क्या हो गया दोस्तों, हमारा सर्वनाम हो गया। इसी को कहते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत हर बार ही पूछे जाते हैं यहाँ से, प्रकार से भी। इसलिए आप सब प्रकार को बहुत अच्छे से पढ़िए और ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। इससे तो हर बार ही लगभग हर क्वेश्चन फंसता ही फंसता है आपके हर एक पेपर में। इसलिए आप सब
इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा सर्वनाम के भेद जो हैं 6 होते हैं दोस्तों। सर्वनाम के भेद हमारे 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों, और पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सर्वनाम के 6 भेद हो गए। एक बार हम फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं आप सबको। एक पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये सब हमारे क्या हैं दोस्तों, 6 प्रकार के सर्वनाम हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे इन्हीं सर्वनामों के बारे में कि पुरुषवाचक सर्वनाम की कौन सी परिभाषा होती है, उदाहरण कौन कौन से होते हैं, हम प्रयोग कैसे करते हैं दोस्तों। तो वैसे ही हम पूरे 6 प्रकार को बहुत ही कम शब्दों में और सटीक शब्दों में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं आगे कौन सा वीडियो। तो हमारा पहला सर्वनाम था दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम यहाँ पर परिभाषा से देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी परिभाषा है दोस्तों, जिस सर्वनाम का प्रयोग लेखक अपने लिए या किसी अन्य के लिए करता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, मतलब कहना क्या चाह रहा है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि कह रहा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग लेखक अपने लिए या किसी अन्य के लिए करता है उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आसानी भाषा में आप समझ लीजिए कि जैसे जिस सर्वनाम का प्रयोग आप खुद अपने लिए या फिर किसी अन्य के लिए करते हैं उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें भी 3 प्रकार होते हैं माने जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों, एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं, हम आए तो वो उत्तम पुरुष कहलाएगा दोस्तों, क्योंकि हम अपने लिए प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ दिया है कि लेखक अपने लिए करे, तो अपने लिए क्या हो गया दोस्तों, मैं, हम, ये हमारा अपने लिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और तू, तुम करे तो वो मध्यम के लिए हो गया दोस्तों। और आप और वे जहाँ पर आ जाए वो अन्य के लिए हो गया। ठीक है दोस्तों, वह, यह, आप, वे, ये सब अन्य सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आपको, एक बार फिर से देख लीजिए। जहाँ पर मैं, हम का प्रयोग किया जाए वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है दोस्तों, और जहाँ पर तू और तुम का प्रयोग किया जाए वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पर जिस वाक्य में वह, यह, आप, वे, इस सब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर अन्य सर्वनाम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए, समझाने का मेरा बस एक ही मकसद है आप सबको, कम से कम भाषा में, कम से कम शब्दों में, क्योंकि बुक में तो दिया तो रहता है दोस्तों, लेकिन वहाँ पे इतना भारी भरकम मात्रा में दिया रहता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना, वो समझ नहीं पाता है कि कहना क्या चाह रहा है। पढ़ तो लेता है लेकिन समझता बिल्कुल भी नहीं है, इसी वजह से उसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हम इसीलिए बहुत ही कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो आप सब बहुत मन लगा के और ध्यान से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि जिसका निश्चय हो, जिसका निश्चित हो जिस चीज़ का। ठीक है, और परिभाषा से देख लेते हैं कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की तरफ निश्चय पूर्व संकेत करे, मतलब कि एकदम कंफर्म हो कि हाँ वह जा रहा है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि वह जा रहा है, हमको इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हमको एकदम कंफर्म पता है, एकदम हम श्योर हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि वह जा रहा है, एकदम निश्चय है, तय हो चुका है कि वह जा ही रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर निश्चय हो वहाँ पर हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े।
तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसे कि आपने वहाँ पर ऊपर पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम और यहाँ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि शब्दों से समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं परिभाषा इसकी। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु और प्राणी का बोध ना हो। मतलब ऊपर हम लोग अभी क्या कह रहे थे, जहाँ पर निश्चित हो, जहाँ पर निश्चय हो, और नीचे वाले में क्या हो रहा है दोस्तों, जहाँ पर अनिश्चित हो, अनिश्चय हो। ठीक है दोस्तों, उसी का जस्ट अपोजिट है दोस्तों। उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कोई आ रहा है। अब कोई आ रहा है, कोई में दोस्तों कोई भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि कौन आ रहा है। मम्मी आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं कि दीदी आ रही हैं, कोई कंफर्म नहीं है। और निश्चय वाले में हमारा कंफर्म हो जाता है, हाँ मम्मी जा रही हैं, पापा जा रहे हैं, भैया जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अनिश्चय वाले में हमें कोई कंफर्म नहीं है कि कौन आ रहा है, कोई भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ये अनिश्चित है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है इस बारे में। तो यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। आगे बढ़े हम। चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसको भी जैसे कि नाम से ही आप सब समझ जा रहे होंगे कि संबंध बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं हम सब। जैसे कह रहा है परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे परस्पर एक दूसरी बात का संबंध जिसमें जुड़ा हुआ हो। ठीक है दोस्तों, उदाहरण जैसे कह रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये हमारे कर्म से संबंधित है। संबंधवाचक सर्वनाम कहने का मतलब है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। यही ये कहना चाह रहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा, आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। तो यही कहना चाह रहा है कि आप जैसा करोगे वैसा फल आपको मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप सबको दोस्तों। आगे बढ़े हम। चलिए पांचवा देखते हैं, हमारा पांचवा कौन सा प्रकार है। ठीक है, पांचवा है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस शब्द से भी आप सब परिचित होंगे, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए इसकी परिभाषा को जान लेते हैं, फिर उदाहरण से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है जो शब्द सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर तो आते हैं, मतलब संज्ञा के स्थान पर तो आते हैं, पर वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहा है? तो परेशान मत होइए, उदाहरण से हम सब कुछ समझेंगे। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि जो शब्द सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर तो आते हैं पर वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं। ठीक है, वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं। कैसे प्रश्नवाचक बना देते हैं, आइए देखते हैं। उदाहरण को देखिए आप सब। जैसे क्या, कब, कौन आदि, ये सब क्या है दोस्तों, हमारे प्रश्न चिन्ह वाले हैं। ठीक है, प्रश्न चिन्ह वाले वाक्य हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, जिस वाक्य में क्या, कब, कौन आ जाए जिस शब्द में संज्ञा के स्थान पर, तो उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जिस भी शब्द में आपको दिखे क्या, कब, कौन संज्ञा के स्थान पर, तो वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया आप सबको? आगे बढ़ें। चलिए अब हमारा लास्ट सर्वनाम है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ये जान लेते हैं हम सब। ये हमारा सबसे लास्ट प्रकार है दोस्तों, छठा निजवाचक सर्वनाम।
इसकी परिभाषा जान लेते हैं और उदाहरण से इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। कह रहा है दोस्तों, जहाँ अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने लिए आप का प्रयोग होता है, वो हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि जहाँ अपने लिए आप शब्द अपना का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा दोस्तों अपने आप का प्रयोग होता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब कैसे निज मतलब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, कि हम जिस शब्द का प्रयोग अपने खुद के लिए करें। ठीक है दोस्तों, किसी और के लिए नहीं कि तुम्हारे लिए, उसके लिए या फिर अन्य के लिए, किसी के लिए भी नहीं। अभी इसके ऊपर और किसी सर्वनाम में हम लोगों ने किसी और का जिक्र किया था। ठीक है, लेकिन ये ऐसा सर्वनाम है दोस्तों कि हमको किसी के लिए प्रयोग नहीं करना है, खुद के लिए प्रयोग करना है, केवल और केवल अपने लिए। इतना समझ लीजिए। ठीक है, जिस शब्द का प्रयोग अपने खुद के लिए किया जाए, अपने खुद के कार्यों के लिए किया जाए, अपने हित के लिए किया जाए, अपने बारे में मतलब कुछ बताने के लिए कहा जाए, उसको ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए कैसे। जैसे कि दोस्तों कह रहा है कि तू अपना मन लगा, मतलब तुम अपना मन लगाओ पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं कपड़ा धो रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ। मतलब जो शब्द सर्वनाम खुद के लिए प्रयोग हो, खुद के लिए मतलब अपने आप को दिखाने के लिए, वही होता है दोस्तों क्या, हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। तो आशा करते हैं आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों और सबके पास शेयर कर दीजिए, जिसको लाभ और भी लोग ले सकें। शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि और ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो हम बनाएंगे दोस्तों। बहुत ही संक्षिप्त भाषा में आप सबके लिए ले कर के आएंगे, और इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी ले आएंगे। पहले आप सब इसको थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए, इससे जब आप इसको पढ़ने के बाद जब आप सब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे इसका, तब देखिएगा आपको लगेगा कि हाँ, हमको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ गई हैं, और फिर उससे जो है बहुत लंबे समय तक आपकी जो ये याद करने की क्षमता है बनी रहती है दोस्तों। आप भूलेंगे नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठिए, बहुत ही अच्छे से आप सब हिंदी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आशा करते हैं कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। सर्वनाम, इसके परिभाषा, इसके भेद कितने होते हैं, उदाहरण सहित हमने समझा। अब अगले वीडियो में हम कोई और अच्छी टॉपिक लेकर के आएंगे आप सबके लिए। तब तक के लिए आप सब इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, और हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है दोस्तों, और हाँ एक बात, आप सबको और किसी भी सब्जेक्ट पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको बहुत ही सरल और आसानी भाषा में वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चाहे वो डीएलएड के स्टूडेंट हो, चाहे बीएड के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको हर चीज़ मिलेगी दोस्तों, और बहुत ही सटीक, कम मात्रा में। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से रहिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए आप सब। समय बहुत है, वैकेंसी अभी नहीं आ रही हैं, हालांकि पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है आप सबका, लेकिन ऑल दी बेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नमस्कार।